ओके तो कल भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, लाइन एंड सर्कल के बारे में डिस्कस किया था और मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल वो हमने हालांकि कल जिक्र किया था कि बेस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे बट नहीं कर पाए थे, है ना। तो आज पहले हम उसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया था कि अगर कोई सर्कल गिवन है और कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट का इस सर्कल से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, अगर इसका सेंटर सी है और रेडियस आर है, ये सपोज करो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सर्कल कितना आया था, पी सी प्लस आर, यही आया था ना। और मिनिमम डिस्टेंस क्या था, मिनिमम डिस्टेंस आया था मॉड ऑफ पी सी माइनस आर। मतलब मोड मैंने इसलिए बताया था आपको कि भाई ये पॉइंट अगर अंदर भी रहा तो फिर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है आर वाली, ठीक। तो ये दोनों के लिए एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला था। ये थ्योरी जो थी इसकी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन क्वेश्चन हमने इस पे नहीं किया था। लिखिए पहला सवाल इसके ऊपर, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंसेस, फाइंड द greatest and least distances of a point minus 6,1 from the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 20 equal to 0। क्वेश्चन फिर सुन लो, find the greatest and least distances of a point minus 6,1 from the circle। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि इस पॉइंट की पोजीशन देखो इस सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या है। तो अगर मैं इस सर्कल का नाम यहां पर S रख लूं तो अब देखो S1 क्या आ रहा है भाई, S1 ये पॉइंट उठा के इसमें पुट किया 36 प्लस 1 प्लस 24 माइनस 2 माइनस 20 और ये वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है। मतलब S1 जो है पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट P है दैट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना। पावर ऑफ द पॉइंट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि P लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्या इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, P लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब दूसरी बात देखो, मतलब स्थिति यही है, समझो इस टाइप का कुछ बना हुआ है, अच्छा कि हमने मिटाया नहीं था। तो P अगर बाहर लाई कर रहा है तो उसका मतलब सर्कल से जो डिस्टेंस होता है ये PB होता है। यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो PB ही मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो PC प्लस R होगा और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर फिलहाल PA था, दिस PA इज द मिनिमम, तो PC माइनस R होगा, ठीक। मतलब रेडियस हमें फाइंड करना है इसका और सेंटर निकालना पड़ेगा। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, center of the circle is 2,1 and radius is equal to under root g square plus f square, under root g square plus f square minus c, तो रेडियस आ गई 5, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट एक ही बात होती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ P, maximum distance of P from circle is equal to PC plus R, PC plus R। तो P जो पॉइंट है वो -6,1 है और सेंटर हमने C मान लिया है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होगा PC, तो देखो कितना आ रहा है 2 प्लस 6 8 ही आ रहा है एक्चुअली, तो 8 प्लस 5 मतलब 13। आगे समझ में, ये इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा। और अगर इसका लीस्ट यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो कितना आएगा, PC माइनस आर का मोड, मतलब 8 माइनस 5 मतलब 3। तो लीस्ट डिस्टेंस जो है, लीस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ PC माइनस आर एंड दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 5, चलो बिना मोड के लिख सकते हैं, तो 3।
ठीक है। अब इसमें अगर एक छोटा सा चेंज किया जाए, मतलब सर्कल यही है हमारे पास, सर्कल यही रखते हैं और इसका जो सेंटर है ये अपना 2,1 आ चुका है, ये 2,1 है और जो r है वो 5 है, तो r की जगह पे हमने 5 लिख दिया, r की जगह पे 5 लिख दिया और यही सर्कल है हमारा ये s = 0। ठीक। अब इसमें अगर ये पूछ ले कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा से मतलब क्या है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट्स बताओ जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है और जो मिनिमम डिस्टेंस वाला है। यानी कि आपने क्या बोला कि जो PB है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसका मतलब B जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो P पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अवेलेबल है, ऐसा ही मतलब हुआ ना, तभी तो आप बोल रहे हो PB मैक्सिमम डिस्टेंस है। P आपको गिवन है, तो सवाल ये है कि B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी कि जिस पॉइंट पर आपको ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मिली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम डिस्टेंस मिली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर ये सवाल पूछ लिया तो क्या करेंगे इसमें बताइए, ये तो नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। तो मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूं और फिर अब इस पे चर्चा करते हैं कि पॉइंट्स ऑफ या कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, हाउ टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो आपको P के कोऑर्डिनेट मालूम है -6,1, समझ रहे, तो यहां से ये PC का आप स्लोप लिख सकते हो, MPC कितना आएगा, MPC y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 0 आ गया, मतलब tan थीटा 0 है, tan थीटा 0 मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, ये जो लाइन जा रही है वो x एक्सिस के पैरेलल है PC को मिलाने वाली, तो मतलब आप चाहो तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम भी बना सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, जनरल क्वेश्चन होता तो और अच्छा रहता था। तो MPC 0 आ गया, मतलब थीटा 0 है, tan थीटा 0 मतलब थीटा 0, राइट, थीटा 0 लाइन पे चलना अपने को। अब देखना ये डिस्टेंस आपको पता है क्या, PA नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है ये 5 है, ठीक, लेकिन लाइन ये जो CA का स्लोप है वही CP का स्लोप रहेगा कि नहीं रहेगा, तो 2,1 से इसके पीछे की तरफ 5 डिस्टेंस पे A है कि नहीं है, और C पॉइंट से 5 डिस्टेंस पे आगे की तरफ B है कि नहीं, और थीटा तो सेम ही रहने वाला है इस लाइन पे, यानी कि पैरामीटर कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं हम लोग, तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, A के कोऑर्डिनेट 2 - r cos थीटा, 1 - r sin थीटा, बोलो सब लोग सहमत हैं किस बात से, x1 y1 से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखने हैं तो x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा होते हैं, है ना, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, अभी देखो क्या हो गया, a के कोऑर्डिनेट्स 2 - थीटा 0 है, थीटा 0 है और r 5 है, तो cos 0 1 होता है, तो 2 - 5 और 1 - ये 0 ही हो जाएगा, यानी कि a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या आ गए -3,1, बोलो समझ में आया कि नहीं, और B के लिखो जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला वो C से आगे की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ेगी, R पॉजिटिव होगा, तो 2 + 5 cos थीटा और 1 + 5 sin थीटा, ऐसे होगा ना, लेकिन थीटा तो 0 है, तो 2 + 5 यानी कि 7, तो B के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 7,1, ये वैल्यू फिक्स इसलिए भी रही क्योंकि जो लाइन जा रही थी वो x एक्सिस के पैरेलल थी, तो मतलब ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या सबको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज मैं करके आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, और मतलब पूरा का पूरा ही बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका, उसमें आपको ये -6 की जगह +6 लेना है, और सेम क्वेश्चन हो गया वापस से पूरा का पूरा। इस बार 6,1 लेने के बाद आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल आ जाएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वापस से ये बताने हैं, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। तो बढ़िया सवाल था ये एक,
अच्छा, इस क्वेश्चन को आप और एक तरीके से भी कर सकते थे, और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया उसको भी कर सकते हो। कैसे? देखो, आपको P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और C के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है, तो आप PC के क्वेश्चन निकाल दो। PC के क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो वो जो PC की क्वेश्चन आएगी उसको सर्कल के साथ सोल्व कर लो। वो जो PC है, ये लाइन पूरी को पूरी आर पार जब निकलेगी इसके, तो A और B पे कट करते हुए निकलेगी, तो सर्कल को लाइन को सोल्व करके A और B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये भी एक तरीका है इसका। आ गया समझ में? ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, तीसरा लिखिए, दूसरा तो होमवर्क का हो गया। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द पॉइंट on the circle, find the point on the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 equal to 0, which are farthest and nearest, points लिख लो अच्छा रहेगा, and nearest to the point -5,6। क्वेश्चन ये है कि इस सर्कल के ऊपर वो पॉइंट्स बताओ जो -5,6 से मिनिमम डिस्टेंस पे है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। मतलब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है जो हम लोगों ने अभी सोल्व किया, खाली थोड़ा ध्यान से देखो। तो जो सर्कल आपको दिया गया है उसका सेंटर तो 1,-2 हो गया और रेडियस फिर से 5 आ गई है, ये क्लियर दिख ही रहा है ना। तो अब आप ये पॉइंट का नाम हमने P रख लिया, चलो ये P पॉइंट है और सर्कल में ये पॉइंट हम पुट कर रहे हैं तो उसको हम S1 बोलते हैं, यानी कि पावर ऑफ द पॉइंट। ये वैल्यू पुट करो, कितना आ रहा है? 25 प्लस 36 प्लस 10 प्लस 24 माइनस 20 और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जो पॉइंट है इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो P जो पॉइंट है लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक। तो बना लेते हैं भाई ये सर्कल, ये मान लो सर्कल है आपका और इसके जो कोऑर्डिनेट सेंटर के वो 1,-2 है, ये C मान लिया और P जो है वो बाहर है, ये PC हो गया। P और इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया तो ये P पॉइंट है, ये A मानते हैं हम लोग, ये C है और ये B है, ठीक है। तो A जो है वो मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, B जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है। तो सवाल तो यही पूछा इसने फिर से कि भाई जो P पॉइंट है -5,6 उससे जो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट होगा और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट होगा उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे -5,6 है। तो देखो एक मेथड तो इसका यही है, फर्स्ट मेथड 1, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं आप लोगों को, आप सोल्व करके अभी वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ पीसी इज ये मेथड हम पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, x माइनस x1 यानी कि x प्लस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 6 हो गया, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस का 8। ऐसे ही हो रहा है कि देखियो 2 3 जा और 2 4 जा, तो -4x माइनस 20 इज इक्वल टू 3y माइनस 18। तो 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है सोल्व दिस विद द सर्कल,
solve this with the circle, with the circle to get A and B. ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है ये देखने में सुनने में आसान है लेकिन कैलकुलेटिव होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए अगर कुछ ना क्लिक करे तब आप इस तरीकों को अपनाएं। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से y की x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, सर्कल में पुट करेंगे, वो क्वाड्रेटिक बनेगी। मान लो कि आपने y की वैल्यू यहाँ से फाइंड की और वो y की वैल्यू उठा के इसमें पुट की तो x में क्वाड्रेटिक बन गई, वहां से x की दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आने का मतलब वो a और b के एब्सिस आ गए, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डिनेट्स आएंगे, तो मतलब कुल मिला के a और b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये सिंपल सुनने में आसान लगता है लेकिन कैलकुलेटिव होता है, इसलिए पेशेंस रख के करना पड़ेगा, लेकिन आंसर 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो ये कैलकुलेटिव वाला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड जो हमने अभी अभी अप्लाई किया था उससे देखते हैं, वो दूसरा मेथड ज्यादा बेटर है इसके मुकाबले में देखा जाए तो ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। और मेथड 2 पे चर्चा करते हैं। तो मेथड 2 क्या रहेगा इसका, मेथड 2 जो हमने अभी अभी किया, देखो फिर से एमपीसी निकाल लो। एमपीसी कितना आ रहा है, एमपीसी देखियो -2 - 6 इज -8 बाय 1 + 5 इज 6, यानी कि माइनस का 4/3। तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज -4/3, तो कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा देखो ये ट्रायंगल बनाया, ये थीटा है, ये 4/3, ये 5 आ गया, तो कोस थीटा जो होगा वो माइनस का 3/5 होगा और साइन थीटा क्या होगा 4/5 प्लस का। बताओ ऐसा क्यों हुआ कि मैंने कोस को माइनस लिया है और साइन को प्लस लिया है, ऐसा क्यों किया मैंने, वो इसलिए लिया क्योंकि इंक्लाइनेशन मैक्स टू मैक्स 0 से पाई होता है। इंक्लाइनेशन की जब डेफिनेशन आपको स्ट्रेट लाइन बताई थी तो थीटा जो है वो 0 से पाई तक जा सकता है। अब tan नेगेटिव आ गया, इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, कंफर्म हो गया। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस ही नेगेटिव होगा, वहां साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए साइन को 4/5 और कोस को -3/5 लिया। अब वापस से इसका काम सेम वही है। अब इस सी पॉइंट से, आर तो इसकी 5 ही थी, तो 5 यूनिट पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 5 यूनिट बाद बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट देखो क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट्स 1 - 5 cos थीटा, कॉमा -2 - 5 sin थीटा, ये तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 + 5 cos थीटा, कॉमा -2 + 5 sin थीटा। वैल्यूज पुट कर दो, तो ए 1 माइनस, देखो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -3/5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा, ये -2 - 5 sin थीटा, 5 से 5 कट जाएगा और -4, ठीक है। और ऐसे बी में आ जाते हैं, ये -3/5 रखोगे आप तो 1 - 3 होगा ये, और -2 + 5 से 5 कट जाएगा प्लस का 4, तो कुल मिला के ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए 4, -6 और बी के जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं -2, 2। बोलो, तो जो अपना पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन है वो बहुत काम का है, इसीलिए आपको ध्यान में होगा हमने पूरा 1 दिन नहीं 2 दिन लगाए थे उस पर, और अलग से पढ़ाया गया था उसको बहुत दिन, सब कुछ पढ़ाने के बाद। तो ये बहुत काम का है। देखो पिछले मेथड में और इसमें मतलब जमीन आसमान का अंतर है कैलकुलेशन वाइज भी। तीसरा कुछ और मेथड सोचते हैं, देखो और क्या हो सकता है बताओ सोच के। स्ट्रेट लाइन तो आप पूरा पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा हो चुका अपना, स्ट्रेट लाइन पूरा हो गया। और कोई मेथड हो सकता है इसका ए के और बी के कोऑर्डिनेट लिखने का? हाँ, पीए का डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिल्कुल। पीए जो होगा पीसी - आर होगा। देखो
नहीं, इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए मेथड 3, ये नोट कर लिया होगा ना सबने। आप लोग मुझे ये बताओ कि पीए कितना है और पीबी कितना है, कैलकुलेट करके बताओ। पी ए जो है वो हो जाएगा पीसी माइनस आर, आता है ना, पता कर लिया होगा ना। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस तो आपने निकाल लिया पहले ही, और वो 10 आता है, 15 आता है एक्चुअली पीबी। ठीक, तो ये तो जो जबरदस्ती हो गया क्वेश्चन यार, देखो कितना मजेदार काम हो गया। देखो ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही आसान तरीका हो गया अभी इस क्वेश्चन में खास करके। तो कैसे हो गया आसान बताइए। यस, देखो ये आपने अभी अभी पता किया कि भी पी ए जो है वो 5 है और पी बी जो है वो 15 है। इसका मतलब यहां से यहां तक 5, ये भी 5, और यहां से यहां तक 5, ये भी 5, समझ रहे। तो मतलब P का और C का मिड पॉइंट ही ये है, निकाल दो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, -2, 2, समझ गए। और इसके ये C इसका मिड पॉइंट तो -2 है, ये 1 है, तो मतलब 4 आएगा यहाँ। ये 2 है, ये -2 है, तो ये -6 आएगा आंसर। ये मेथड 3, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, खाली डिस्टेंस निकालने से बस। आ गया क्या, क्लियर एकदम। नहीं नहीं, तब वो जो दूसरा मेथड है अपना, वो तो हर जगह काम का है। अच्छा, पॉइंट निकालने के लिए नहीं, निकाल के देख लेना चाहिए, उसमें ये पता लग जाता है ना कि हाँ आप आर माइनस पीसी कर रहे हैं कि पीसी माइनस आर कर रहे हैं। दूसरा एक ओवरव्यू आ जाता है क्वेश्चन का कि लोकेशन क्या है उसकी, तो ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग आती है प्रॉपर। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है उसमें कि नहीं निकाले तो भी चलता, लेकिन जैसे हमने ये डिस्टेंस तीसरे मेथड के लिए बचा के रखी थी, लेकिन तुम लोगों ने पहले से निकाली तो काम आई ना एकदम। ये 5-5 हो गया, मान लो ये 2-5 हो जाता तो पता लग जाता 2:5 का रेशियो है। ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है मेथड। जब आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे और ये रेडियस आपको पता रहेगी, मान लो ये 2 है ये 5 है, तो 2:5 का रेशियो हो गया ना, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के एक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मिड पॉइंट ही आएगा, लेकिन ये मान लो 3 है ये 5 है, तो 3:5 का रेशियो, इंटरनल डिवीजन एक कोऑर्डिनेट आएगा, बस इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन फिर ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। द पॉइंट ऑन ए सर्कल फोर्थ आ गया ना ये। द पॉइंट ऑन ए सर्कल nearest to the point P 2,1 is at a distance 4 units, and farthest pointage farthest point is 6,5. Farthest point is 6,5. Find the equation of the circle. The point on a circle nearest to the point P 2,1 is at a distance 4 units and farthest point is 6,5. ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन जो है ना कन्वर्स हो गया, एक तरीके से रिवर्स आ गया। आ रहा है कि नहीं बात समझ में। मतलब अभी तक आपको सर्कल दिया जाता था, एक पॉइंट दिया जाता था, उस
पॉइंट से सर्कल पे लाई करने वाला नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता था और फारदेस्ट पॉइंट कौन सा होता था, ये बताया गया। अभी यहां पर क्या बोला, वो पॉइंट बताओ जो सर्कल के नियरेस्ट है इस पॉइंट से, मतलब पॉइंट से नियरेस्ट वाला पॉइंट बताना है, जबकि फारदेस्ट वाला पॉइंट दिया गया है। मतलब इस बार भी हमें पी तो दिया गया है और देखा जाए तो बी दिया गया है, पी दिया है और बी दिया है, तो हमें ए नहीं पता, वो पता करना है और सर्कल की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो सोचो कैसे करेंगे, बताओ, नहीं करो, जो भी आप लोगों को क्लिक कर रहा है आइडिया वो अप्लाई करके और उसको सॉल्व करो। जब आंसर आ जाए तो बता देना कि ये हमारा आंसर आ गया है। हाँ मतलब सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना। देखो इसमें हाँ ऑफकोर्स डायमीटर का एंड पॉइंट बन जाता ना ये भी। देखो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सर ये डायग्राम बनाने की जरूरत है, पॉइंट कहाँ है ये पता करने की जरूरत है। अब इसमें बोल दिया, इसने ये तो नहीं बताया पॉइंट पी कहाँ है, तो मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब बनेगा कि नहीं बनेंगे दो केस। एक बार तो आप जो है इस पॉइंट को बाहर लेके चलोगे तो सर्कल अलग आएगा, और एक बार पॉइंट को अंदर लेके जाओगे तो सर्कल अलग आएगा, सेम तो आएगा नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा इसने कहीं मेंशन नहीं किया था कि पॉइंट कहाँ है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है ये, या दो अलग अलग केसेस में होने वाला क्वेश्चन है ये। तो केस वन पहले हम ये मानते हैं कि इफ दिस पॉइंट P 2,1 lies outside the circle, lies outside the circle, ठीक है, सर्कल के बाहर लाई करता है। तो अगर ये सर्कल के बाहर लाई करता है तो देखो भाई ये पॉइंट है और ये ए और बी हमने मेंशन कर लिए, ये पी ए है ये बी है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1 गिवन है, ध्यान देना, और जो नियरेस्ट वाला पॉइंट है वो यहां से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, मतलब पी ए 4 है, और पी बी जो फारदेस्ट पॉइंट है इसका नाम हमने बी रख लिया अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये बी जो है वो 6,5 है। ठीक, तो पी बी कितना आ रहा है भाई, पी बी कितना आ रहा है 6 निकाल लिया क्या, 4√2, तो पी बी पूरा 4√2 है। ठीक है, तो ए बी कितना हुआ, ए बी 4√2 - 4, मतलब 4 इंटू √2 - 1, तो P ये ए बी आया, तो पी ए इधर लिख लेते चलो, पी ए बाई पी बी, पी ए बाई पी बी क्या रेशियो आ रहा है भाई, पी ए जो है वो 4 है बाय 4 इंटू √2 - 1, यानी कि 1/√2 - 1, या तो ऐसे लिख लो या √2 + 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो √2 + 1/1 है। पी बी 4√2 है ना, नहीं पी बी बाई ए बी, पी ए बाई ए बी लिखना, सॉरी एक्चुअली ए निकालना है ना अपने को, तो दिस का रेशियो चाहिए ना सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, ए बी लिखना था यहाँ पर, पी ए बाई ए बी, तो ए बी सही लिखा है, बराबर है, ये ठीक हो गया। तो इसका मतलब अब ये ऐसा बन गया, देखो ये पी पॉइंट है, ये जो है ये ए पॉइंट है, और ये जो है यहां पर बी पॉइंट है।
पी ए और ए बी का रेशियो तो सही लिखा ना, तो P 2,1 ए हमें पता करना है, मान लो कि ये अल्फा बीटा है, x1 y1 भी मान सकते हो, और ये 6,5 है, ये √2 + 1 और 1 ये रेशियो है। तो अल्फा के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, देखियो अल्फा इक्वल टू 6√2 + 6 + 2, 6√2 + 6 + 2 बाय √2 + 2, देखियो ऐसा ही हुआ क्या अल्फा कोऑर्डिनेट, तो 6√2 + 8 बाय √2 + 2 ही लिख रहे थे, चलो ठीक है। और बीटा क्या आ गया, बीटा इक्वल टू 5√2 + 5 + 1 बाय √2 + 1 + 1 यानी कि √2 + 2, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के जो ए है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं, भले वो देखने में अच्छे नहीं आ रहे बट आ गए हैं, ठीक है ना, रूट में भी आ सकते हैं। गुड क्वेश्चन, ये तेरा कल तक का असाइनमेंट है, और ये बाकी लोग को अल्फा और बीटा समझ में आ गए होंगे, √2 + 2 और ये बीटा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब ए बी को डायमीटर मानकर सर्कल के इक्वेशन लिखेंगे, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0। ये तो हो गया जब पॉइंट बाहर लाई करता है। अब इसका दूसरा केस फटाफट नोट करो, दूसरा केस क्या होगा, व्हेन P लाइज इनसाइड द सर्कल, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। PB का, और 4 यूनिट के डिस्टेंस पे पॉइंट लिख दें, हाँ तो बराबर है ना, नहीं अलग तो नहीं आएगा, वो भी कर लेते हैं भाई। आप PB का स्लोप लिख के और P से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो डायरेक्ट, बिल्कुल है। 45 डिग्री बन गया, अरे तो बहुत मजेदार काम हो गया। नहीं तो भी √2 में तो आएगा ना, cos 45 sin √2, हाँ तो बराबर है ना, फिर वो एलसीएम वगैरह लेके सेम ही आएगा। तो ऐसी यही आ रही होगी, बड़ी छोटी क्या, कोऑर्डिनेट थोड़ी बदलेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा होगा, सिंपल में √2 कॉमन लेके या नीचे √2 + 1 बन रहा होगा, इतना ही सिंपल होगा, और ऊपर √2 + 1 कट गया होगा। ठीक है, अब तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दे तो लगा दे भाई, ठीक है, उससे भी कर सकते, पैरामीट्रिक फॉर्म से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यह है कि 3 मेथड आपको बताए, तीनों के तीनों एप्लीकेबल है सब जगह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार के करने आ गए तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब वापस से आते हैं, अपना जो कल टॉपिक चल रहा था लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल में हम लोगों ने कल एक 3 सिचुएशन डिस्कस की थी कि भाई कोई एक स्ट्रेट लाइन सर्कल पे कब टेंजेंट होती है, कब सिकेंट होती है, और कब नाइदर टेंजेंट नॉर सिकेंट। आज एक टर्म हम यूज करने जा रहे हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो क्या होता है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये जनरल डेफिनेशन है नॉर्मल की। नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट द सेम पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है। और सर्कल के केस में नॉर्मल में एक खास बात होती है कि वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होती है। आप लोग याद भी होगा, डे 1 में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, नॉर्मल लिखो या लॉन्गेस्ट कोड बोलो या डायमीटर बोलो, सर्कल में एक ही बात होती है। तो नॉर्मल जो है हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगी। जब भी नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन सर्कल में आए तो समझ लेना कि उसमें ये कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा कि सेंटर से पास होने वाली लाइन है, ठीक है। तो पहले वही लिख लेते हैं और फिर हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे। मिटा दूं क्या, नहीं नहीं वो नहीं, नहीं बहुत बहुत सोचा, बहुत कहाँ सोचा, कल तक का टाइम देना तुझे,
अरे कल तक का टाइम था, सोच लेता था। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कर रहा है यार। पक्का समझ गया तू? समझा? हाँ 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 ठीक है। हाँ भाई, तो नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब नॉर्मल जब भी टर्म यूज हो वो स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में होती है। नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल बना दिया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of tangency, at the point of tangency। ये एक जनरल डेफिनेशन है जो किसी भी कर्व पे एप्लीकेबल है। अब अगर इसको हम सर्कल में देखें खाली कि सर्कल में इसका क्या मतलब है, तो ये सर्कल हो गया मान लो कोई भी, ये टेंजेंट हो गई इस पे, और ये अगर पॉइंट P है तो इसी पॉइंट पर एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पास होगी, चाहे पूरी पार करा दो चाहे यहीं रोक देते सेंटर पे, लेकिन सेंटर से पास होना जरूरी है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, ये P पॉइंट है, ये x1, y1 है, ठीक है। तो P पॉइंट पे ये तो टेंजेंट की इक्वेशन थी जो हमने कल लिखी थी, ये तो टेंजेंट है सर्कल पे, याद करो कैसे बताया था। ये अगर सेंटर है -g, -f, तो आपको PC का स्लोप मालूम था और ये पॉइंट मालूम है, तो टेंजेंट का स्लोप भी मालूम है भाई, m ऑफ टेंजेंट इनटू m ऑफ PC इज इक्वल टू -1 था, और जो टेंजेंट है वो x1 y1 से पास होती है। तो कल हमने इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन किए भी थे। नॉर्मल जो है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो देखो डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उसी पॉइंट पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, वो नॉर्मल कहलाएगी। ये डेफिनेशन आगे आने वाले सारे कर्व में एप्लीकेबल है। तो P पॉइंट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, यानी कि जहां पर टेंजेंट रोकी गई है इसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि बस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वही नॉर्मल होगी। सर्कल के केस में वो हमेशा सेंटर से पास होती है, ये ध्यान रखना। इन केस ऑफ ए सर्कल, इन केस ऑफ अ सर्कल, नॉर्मल always passes through, normal always passes through the center of the circle, center of the circle, ठीक है, नोट कर लो।
इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल 1, फाइंड द इक्वेशन of normal to the circle x square plus y square minus 8x minus 2y plus 12 equal to 0 at the point whose ordinate is -1, ठीक है। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जो सर्कल आपको गिवन है, मान लो कि यही सर्कल है, ठीक है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल x square plus y square minus 8x minus 2y plus 12 equal to 0 at the point whose ordinate is -1। इस सर्कल के उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन बताओ जिसका ऑर्डिनेट -1 है, ठीक। तो हमने मान लिया कि भाई ये वो P पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट जो है वो -1 है, तो हमने यहां पर -1 लिख लिया इसका ऑर्डिनेट, ठीक। और अब इसका x वैल्यू क्या होगी। अब ये जो P पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट -1 है, बट ये P पॉइंट जो है वो लाई करता है इस सर्कल पे, ठीक। तो P x1, -1 लाइज ऑन द सर्कल, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x1 प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x1 स्क्वायर माइनस 8x1 15 हो गया क्या, प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x1 माइनस 3 और x1 माइनस 8 5, x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x1 की यहां से दो वैल्यू जा रही है, एक तो x1 इक्वल टू 3 है और x1 इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि इस सर्कल पर ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनका ऑर्डिनेट -1 है। एक तो P पॉइंट 3, -1 है और दूसरा पॉइंट उसका नाम Q रख लिया, वो होगा 5, -1। क्या यहां तक बात समझ में आई। अब सवाल ये था कि P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर दोनों पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है इसके क्या है, 4, 1 सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो एक इक्वेशन तो आपकी होगी जो नॉर्मल 1, पहला नॉर्मल n1 रख दिया, तो इक्वेशन ऑफ पीसी लिखना है आपको। इक्वेशन ऑफ पीसी यानी कि P पॉइंट और C पॉइंट से जाने वाले लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा के पूरा लिखोगे, समझ में आ गया। और दूसरा नॉर्मल क्या होगा, उसका नाम अगर हम n2 रखें तो इक्वेशन ऑफ QC, Q पॉइंट और सेंटर से, क्योंकि नॉर्मल सेंटर से तो हमेशा ही जाएगा। आपको एक पॉइंट सर्कल पे मिला, दूसरा सेंटर पकड़ना ही पकड़ना है, तो इस तरीके से हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। त्रिवेणी कुछ आ रहा है, पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं, पक्का, गुड। सर्कल जो चैप्टर है ना वो स्ट्रेट लाइन से इजी है, और जहां भी कहीं ऐसा लगने लगे कि सर्कल टफ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ही रिवाइज करना है। तब भी हर बार पूरी कोऑर्डिनेट में जब भी कभी ऐसा लगने लगे कि ये टॉपिक टफ जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन अच्छे से रिवाइज कर दो, वो टॉपिक आसान हो जाएगा।
स्ट्रेट लाइन ही रूट है पूरी कोऑर्डिनेट का, इसीलिए उसमें करीबन 25 लेक्चर लगे होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते ना जब तक कि हमें थीटा नहीं पता हो। अच्छा, रेडियस के हिसाब से, यस, थीटा मिल जाएगा, ये भी सही है, गुड। देखो भाई एक बढ़िया तरीका बताया इसने, श्वेता ने, इसने क्या बोला कि वाई कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है और रेडियस मालूम है, तो इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट -1 है, तो मतलब 1 प्लस आर साइन थीटा, 1 प्लस आर साइन थीटा -1, तो साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ से 1 भी पता है, आर भी पता है, खाली साइन थीटा छोड़ के बाकी सब पता है। तो जब वहां से साइन थीटा मिल जाएगा तो कोस थीटा टेन थीटा भी मिल गई, यानी कि स्लोप मिल गया। तो हम जब थीटा में साइन थीटा मिल गया तो कोस थीटा भी मिल गया, इसका मतलब x1 सीधा लिख सकते हैं, समझ गए? तो वो दोनों भी होंगे, लेकिन समझे ना, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा, बराबर, एकदम एग्री। चलिए दूसरा सवाल लिखिए, नॉर्मल पे ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल x square plus y square equal to 2x parallel to the line, parallel to the line, parallel to the line, parallel to the line x plus 2y is equal to 3, पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 3, और पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर भी दे सकता था, तरीका सेम ही रहता है ना, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, वो सवाल भी हम कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है नॉर्मल के ऊपर। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझो, और अभी तक आप लोगों को इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का आइडिया लग चुका है, बहुत सारे सवाल हो चुके हैं ऐसे। देखो सवाल क्या है, ये जो सर्कल दिया आपको, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इस सर्कल का जो सेंटर है वो 1,0 है और इसकी जो रेडियस है वो 1 है, सेंटर 1,0 एंड रेडियस 1। अब सवाल क्या है कि इस सर्कल पे इस लाइन के पैरेलल जो नॉर्मल है वो बताओ, इस लाइन के पैरेलल जो नॉर्मल है। तो मान लिया कि लेट नॉर्मल बी, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बी क्या होगी भाई, नॉर्मल की इक्वेशन बताइए क्या मानेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा या प्लस लैम्डा इक्वल 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है सर्कल पे, ये क्वेश्चन, ये तो पक्का नॉर्मल है ना, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन ही नॉर्मल होनी है, तो हमने मान लिया यही नॉर्मल है भाई, है ना। अब जब ये नॉर्मल है तो सर्कल के सेंटर से पास होगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1,0 डालो, लेमडा 1 आ गया, 1,0 से पास होगा कि नहीं होगा ये, तो लेमडा कितना आया, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई, x प्लस 2y इक्वल टू 1, बस यही आंसर है, खत्म। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता भाई गौरव कि परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 3, तब क्या करते, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा लेते थे, 2x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा, तो फिर लेमडा की वैल्यू क्या आती 2, तो फिर आंसर हो जाता 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। नहीं समझे, अगर भाई परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा तो 2x माइनस वाई लेना पड़ेगा ना, इक्वल टू लेमडा, 10 रखेंगे ना 2x माइनस वाई में, तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल की कहानी। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम कल जो है ना वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स डिस्कस करेंगे। मतलब टेंजेंट जो है वो 3 प्रकार की होती है, एक होती है पॉइंट फॉर्म में, एक होती है पैरामीट्रिक फॉर्म और एक स्लोप फॉर्म, ठीक। यहां से आगे जो है ना ये चैप्टर अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब कल के बाद, इसलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल की तैयारी कर लेते हैं प्रॉपर। लिखिए
और कुछ जनरल क्वेश्चंस की तैयारी प्रैक्टिस करके अच्छे से। इफ x एंड y, if x and y if x and y satisfy x square plus y square minus 2x plus 4y minus 6 इक्वल टू 0, माइनस 20 है सॉरी यहां पर, minus 20 equal to 0, then find maximum and minimum value of 5x minus 12y, 5x minus 12y। ऐसा एक क्वेश्चन जो है आपके डीपीपी में भी आएगा, उसमें 3x प्लस 4y या 4x प्लस 3y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो कंसेप्ट सेम रहेगा। तो क्या लगता है इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो एक बात तो हमेशा दिमाग में रखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को दो मेथड 11th क्लास में सिखाए जाते हैं। एक तो दो अलग अलग चैप्टर्स में, एक तो सीक्वेंस सीरीज में एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, लेकिन वो तब एप्लीकेबल होता है जब जो वेरिएबल्स हमें दिए गए वो पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव टर्म यूज नहीं की गई इसका मतलब एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी तो नहीं लगने वाली है। दूसरा आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। डेरिवेटिव की हेल्प से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह ये सब जो है 12th में पढ़ेंगे, वो बाद की बात है। तो इन्हीं नॉन मेथड्स में पहले वाला तो रिजेक्ट होगा क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा कि एक्स वाई पॉजिटिव है। अब दूसरा ही बचा, यानी कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब सवाल उठता है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कैसे करें? तो ये चीज आप लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि जो सर्कल आपको दिया गया है आप उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखो, वो भी तो पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखियो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 प्लस 4। आगे समझ में स्टेप ये। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ठीक, मतलब यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 कोस थीटा एंड वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब x की जो वैल्यू हम यूज करेंगे वो 1 प्लस 5 कोस थीटा होगी और y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 साइन थीटा। ये जो x एंड y है ये इस सर्कल पर लाई करने वाले कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है x y। अब इसने भी क्वेश्चन में ये बोला था कि x एंड y जो पॉइंट है वो इस सर्कल पे लाई करते हैं, तो आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हमने पूरा सर्कल ही ले लिया, ये समझ ना, थीटा तो 0 से 2 पाई में है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा सर्कल पकड़ लिया। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। नाउ 5x माइनस 12y इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 5x 5 प्लस 25 कोस थीटा माइनस 12y तो प्लस 24 और माइनस 60 हुआ, देखियो साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? 25 प्लस 20 आई थिंक 5 कॉमन 15 आ रहा है ना कॉमन, 15 कॉमन ले लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इन दोनों की बात कर रहा मैं, इसमें और इसमें नहीं। 15 का आ रहा है कॉमन, 5 आ रहा है 5, चलो 5 आ रहा है ये भी अच्छी बात है, कुछ तो घटेगा। तो 5 कोस थीटा
माइनस 12 साइन थीटा। बोलो सब लोग एग्री हैं कि नहीं इस बात से? अब ये जो बंदा है ये स्टैंडर्ड बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा 29 आएगा, यस यस, 24 प्लस 5 29, बिल्कुल सही बात है भाई, एग्री। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये माइनस 13 से 13 के बीच में रहती है, तो माइनस 13 लेस देन इक्वल टू 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 13। फिर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 65 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा, ये स्पेस कम है इसलिए मैंने सी और एस लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 65। फिर क्या करेंगे, 29 ऐड कर देंगे, तो जब आप 29 ऐड करोगे तो 29 माइनस 65 लेस देन इक्वल टू, जैसे आप 29 ऐड करोगे तो यही बन जाएगा पूरा, तो 5x माइनस 12y लेस देन इक्वल टू 65 प्लस 29। तो मिनिमम पता लग गई, कितने आ गए, तो मिनिमम कितना आ गया भाई, और मैक्सिमम कितना हो गया आंसर। स्पीड से नोट करो, क्या वो तो फॉर्मूला है ना, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा जो है माइनस रूट, अभी तो तू बोला था ट्रिग्नोमेट्री, मैंने पूरा रिवाइज कर लिया। मैक्सिमम मिनिमम तो इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, तो रेशियो का ही है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन के बाद का टॉपिक नहीं है ये, उसके बाद का है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले का टॉपिक है ये लिखना पड़ेगा कि भाई साइड में, ये जो है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। ये आप लोगों को बाकायदा प्रूफ भी कराया था ट्रिग्नोमेट्री में। जब तक आप लोग नोट करो, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। फाइंड द, क्योंकि आज एक भी क्वेश्चन लोकस वाला नहीं हुआ तो लोकस का होना तो जरूरी है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, find the locus of the midpoint of the chord of the circle, of the chord of the circle, chord of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 31 equal to 0, that subtend an angle 2 pi by 3 at the center of the circle, at the center of the सर्कल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो नोट कर लिया होगा सबने,
देखिए भाई कैसे करेंगे इस सवाल को। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल दिस दैट सबटेंड एन एंगल 2π/3 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन जो है ना, या इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर का हमेशा से फेवरेट रहा है। कोड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना, चाहे वो कोड एक्सटेंडिंग पोजीशन में दे रखी हो या वो कोड सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना रही हो, या कई बार ये भी बोल सकते हैं कि सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है वो कोड। ठीक है, तो जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनेगा उसका जो जस्ट डबल होगा वो सेंटर पे बनेगा। तो कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन आईआईटी हो एडवांस का पेपर या फिर जेईई मेन हो, दोनों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। जब आप लोग पीवाई को सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे भी कई सारे क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप के आएंगे। तो अब आप देखें करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, थोड़ा लगाओ आइडिया। डायग्राम तो ऑफ कोर्स पहले बना लो। एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर हो गया, और इसमें एक कोड बना लेते हैं। ये कोड है मान लो भाई सर्कल की। अब इस कोड का नाम रख लिया हमने ए बी। ठीक, सेंटर जो है वो ओ मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 1,2 है। रेडियस कितनी आ रही है सर्कल की 6। कैलकुलेट कर लिया आपने, 1 4 5 और 1 31 36 बराबर है। तो इसको इससे मिला लिया और इसको इससे भी मिला लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये जो एंगल है ये हमें पूरा 2π/3 गिवन है, पूरा 2π/3। ऐसा भी हो सकता था कि वो ये बोल देता कि जो कोड ए बी है वो सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट पी पर π/3 एंगल बना रही है, ऐसा भी बोल सकता था, तो भी आंसर सेम ही आना था, क्योंकि फिर एंगल जो सर्कल के सेंटर बन जाता वो 2π/3 बन जाता। अब यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सपोज करो ये पॉइंट एम है, मिड पॉइंट, इसका ही हमें लोकस बताना है, तो हमने ये h, k मान लिया जिसका लोकस बताना होता है। एग्री है क्या सब लोग? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गौरव सब ठीक है भाई? ओके, तो ओ ए जो है ये है 6 और ये एंगल पूरा 2π/3 था, तो जो एंगल ए ओ एम बचा यानी कि ये कितना बच गया π/3। इस एंगल के लिए जो ए एम है वो परपेंडिकुलर होगी और ये जो ओ एम है वो बेस होगा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन हमारे पास बेस की और हाइपोटेनस की है, परपेंडिकुलर की तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें कोस अप्लाई कर लेना चाहिए। तो इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM cos π/3 इक्वल टू cos π/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखियो, OM अपॉन 6। सब लोग एग्री है क्या? OM/6, तो OM इज इक्वल टू 6 cos π/3, 6 cos π/3। OM कितना आ रहा है देखिए, OM अंडर रूट h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। 6 इंटू कोस π/3 होता 1/2, मतलब कुल मिला के 3 आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो h-1 होल स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हो गया लोकस ऑफ m इज, लोकस ऑफ m इज क्या बन जाएगा भाई? लोकस सर्कल ही आ गया, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। जब सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल दे रखा हो या सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बन रहा हो और कोड के मतलब कोड के द्वारा और कोड के मिड पॉइंट का लोकस पूछा जाए तो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी।
एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं पावर ऑफ द पॉइंट पे। पावर ऑफ द पॉइंट मैंने आपको बताया था S1 होता है। S1 जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में पावर निकाल रहे हैं। अगर वो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल तो पावर ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव, इनसाइड द सर्कल में पावर ऑफ द पॉइंट इज नेगेटिव एंड ऑन द सर्कल में पावर ऑफ द पॉइंट इज जीरो। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया सवाल है, बता दूं ये। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्मॉल p for which the point power of the point, ऐसा लिखा था, for which the power of the point P है, ये कैपिटल P है वो स्मॉल p है, ठीक है, 2,5 with respect to the circle x square plus y square minus 8x minus 12y minus p equal to 0 plus p equal to 0 is negative and circle neither touches nor intersect and circle neither touches nor intersects the coordinate axis, ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन तो ये है कि पावर ऑफ द पॉइंट और एक है ना तो एक्सिस, दोनों भी एक्सिस को ना टच करता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है। तो बताओ भाई क्या क्या कंडीशन होंगी। एक तो सबसे पहली बात तो S1 नेगेटिव होगा, पहली कंडीशन तो यहीं से आएगी, S1 नेगेटिव होगा क्योंकि बोल दिया पावर ऑफ द पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज नेगेटिव, ठीक, यानी कि S1 लेस देन 0, S1 ही पावर ऑफ द पॉइंट होता है। दूसरा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा सर्कल, इसका मतलब ये हो गया कि जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, और तीसरा एफ स्क्वायर माइनस सी भी लेस देन 0 है। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? एकदम क्लियर है? बस क्वेश्चन समाप्त, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना, वैल्यू निकालनी। देखो S1 निकालो भाई, 4 प्लस 25, ध्यान से बोलना, गड़बड़ न करना, माइनस 16 माइनस 60 प्लस P इक्वल टू 0, नहीं लेस देन 0 है। हाँ, तो कितना बच गई? 25 और माइनस 29, ओवरऑल 47 हो गया आई थिंक। हाँ ठीक है, पूरा लिखवाओगे मतलब 29 माइनस 76 प्लस P बराबर, तो माइनस 47 हो गया, तो P इज लेस देन 47, ठीक है। जी स्क्वायर, जी की वैल्यू देखो क्या है, -4, जी की वैल्यू -4 है, तो जी स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, 16 माइनस सी का काम कौन कर रहा है? P लेस देन 0, तो यहां से मेरे पास P जो है वो ग्रेटर देन 16 आ रहा है, P ग्रेटर देन 16, और यहां से क्या आ रहा है? एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0,
तो यानी कि 36, एफ की वैल्यू -6 है ना, माइनस पी इज लेस देन 0, मतलब p इज ग्रेटर देन 36। ठीक है भाई। तो इन तीनों में इंटरसेक्शन देखो क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, ये आपका आंसर आ गया है 36 लेस देन p लेस देन 47। आ गया होगा समझ में? ठीक है, ये आप लोगों के एक्सरसाइज 1 का ए सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का डाउट हो सकता था। इसके अलावा सारे क्वेश्चन उसमें होने के लायक थे। तो बस ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे और कल जो है हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।